18 से हमने शुरू किया था, चैप्टर नंबर 18 नहीं चल रहा है। ठीक है, ये टॉपिक्स हो चुके थे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो चुका था। बोर्स मॉडल को हम डिस्कस कर रहे थे। बोर्स मॉडल में हमने पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिया। 3 पोस्टुलेट्स था बोर मॉडल के। साकिब बेटा स्लाइड नजर आ रही है? आ रही सर, आ रही है जी ठीक है, फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी तो जी बोर्स के कंटिन्यू। पोस्टुलेट हम डिस्कस कर रहे थे। मेरे ख्याल में डेरिवेशन शुरू किया था तो टाइम हो गया था ना, तो डेरिवेशन करना है अभी। जी सर। तो बोर्स के पोस्टुलेट में एक पोस्टुलेट ये था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर या किसी भी मटेरियल के एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे। अब आगे उसने क्या, पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट ये था, आगे उसने ये किया, इन तमाम सर्कुलर ऑर्बिट्स के क्या कर दिया उसने, रेडियस भी फाइंड कर लिया। यानी एक ऐसा इक्वेशन ड्राइव किया जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, इन सारे रेडियस की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट्स के रेडियस का इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं हम। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, जब भी आप कोई नए इक्वेशन ड्राइव करना हो आप लोगों को, तो आप क्या करते हैं बेटा, पहले जो इक्वेशन तुम्हें पहले से मालूम है वहां से शुरू करोगे और वहां तक पहुंचोगे जो अभी नया इक्वेशन तुम्हें ड्राइव करना है। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन मालूम है। 2 इक्वेशन पोस्टुलेट में मालूम है, 2 इक्वेशन पोस्टुलेट में था जो कि डिस्कस कर लिया है परसों। और अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखो, एक तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा रहा है। इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्ज जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है उसको क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन आपको पता है, कूलोम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या होता है, सेम होता है, और उसको ई से शो करते हैं, सिर्फ मास डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के चार्ज की जगह भी मैं ई पुट कर रहा हूँ और Q2 इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जगह में ई पुट कर रहा हूँ। ई इंटू आपके पास है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एक चीज हमें ये पता है कि यहाँ पर चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक, और उसका इक्वेशन है ये। तो एक और चीज भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहा है यानी सर्कुलर मोशन में, तो फिर जरूर कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। क्यों, सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो इलेक्ट्रॉन सर्कल पे मूव कर सकता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो, आपको पता है इलेक्ट्रॉन सर्कल में से निकल जाएगा। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल पे मूव कर रहा है, इसका मतलब है जैसे यहाँ पे मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन आपको पता है mv स्क्वायर अपॉन r है। ये 2 इक्वेशन हमें मालूम हो गए, 2 बातें मालूम हो गई। एक, पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा है उसका इक्वेशन ये। 2, इलेक्ट्रॉन सर्कल पे है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो सर्कल पे रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन ये। अब तीसरी, यहाँ पर आप देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स वही फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन को सर्कल पे रखा हुआ है। यानी यूं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन क्या था, जो सर्कल पे रखे। अब यहाँ पे किसने सर्कल पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स ने सर्कल पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ले सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स। आप वैल्यूज पुट करो, एम यानी इक्वेशन को खोलो, एफ सी हमने ऊपर बता दिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, और एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स है के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एक आर इस आर से क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे बचेगा आपके पास एक आर बचेगा। तो आपके पास नीचे क्या आएगा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे रेडियस तो आपको मालूम करना है, डेरिवेशन कर रहे हैं रेडियस के लिए, रेडियस आपको मालूम करना है। ई क्या है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है।
यानी बोर के पहले से जो साइंटिस्ट ने उन्होंने मालूम कर लिया था। के क्या है? कूलम्स कांस्टेंट है, ये भी हमें मालूम है और पेपर में भी आपको पता है दिया जाता है। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है और हमें तो ये तीनों चीजें एम के ई बोर के पहले से पहले के जो साइंटिस्ट है उन्होंने फाइंड कर लिया था। कांस्टेंट वैल्यूज हमें मालूम है, आर तो निकाला है, बचा वी हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वी का कॉन्सेप्ट तो अभी दिया है ना बोर ने। बोर ने अभी नया कॉन्सेप्ट देके बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहा है, तो अभी उसकी वेलोसिटी की हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ हमें पता है कि वेलोसिटी होगी, कितनी होगी यह हमें नहीं मालूम। तो फिर v की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो फिर इस इक्वेशन में से v को निकालना होगा पहले, क्योंकि ये मालूम नहीं है। अब इसके लिए क्या करें? बोर का सेकंड पोस्टुलेट उसको यूज करेंगे तो ये भी इससे निकल सकता है। अगर आपको याद हो सेकंड पोस्टुलेट क्या था? L इज इक्वल्स टू n इंटू एच बार कांस्टेंट वैल्यू है और n 1 2 3 ऑर्बिट नंबर था। अब इसको अगर खोलो आप एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन m v इंटू आर, ये पहले क्लास में हमने पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब v आपको फाइंड करना है, तो v के लिए m और r को इधर डिवाइड करो, तो v आपके पास है n h बार डिवाइडेड बाय m इंटू आर। आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से पहले देख लो यहाँ पे v स्क्वायर है, तो फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर करूंगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो v स्क्वायर एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। आप क्या करो? इक्वेशन नंबर 1 में v स्क्वायर को पुट करो, तो ये लो एक और दफा इक्वेशन समझाएं सर नंबर ये 1 वाला में पुट स्टेप, सर एक और दफा समझाएं वाला स्टेप, कर स्क्वायर इसके वाला। ऊपर वाला। जी 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 सर ये वाला। ये v समझ में आया? देखो v निकालना है तो m और r को क्या करना पड़ेगा बेटा? इधर डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है तो देखो ठीक इधर है। डिवाइड किया, इधर क्या बचा? v। आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है ना, तो जी जी v स्क्वायर है या v इक्वेशन नंबर 1 में? v स्क्वायर है, सर ये वी समझ मालूम में करना है हमें। ओ अच्छा ये निकालना है वी स्क्वायर पे ना। सिंगल हाँ लेकर आना v, है, सिंगल लाना है। जी v का सही है। इक्वेशन तो आ गया, ये देखो। अब क्या ओके। करना है? यहाँ पे v स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे? v स्क्वायर। अब इसके बराबर आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे। तो देखो एम एज इट इज, वी स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और बाकी जो राइट साइड है के स्क्वायर अपॉन और एज इट इज यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एम से एम कैंसिल होगा, लेकिन नीचे चूंकि एम स्क्वायर है तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक एम बचेगा, ये आर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक आर स्क्वायर है तो बचेगा। एक आर यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर एम आर लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे के ई स्क्वायर बचेगा। अब v देखो इस इक्वेशन में से निकल गया। अब जितने भी चीजें हैं हमें मालूम है, n वो मालूम नहीं था इसलिए निकल n ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी है इसमें पुट कर सकते हैं। एच बार कांस्टेंट वैल्यू और वैल्यू हमें मालूम है, के कूलम्स कांस्टेंट मालूम है, ई भी मालूम है, एम भी मालूम है, आर हमें मालूम निकालना नहीं है। है। तो अब आर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, आर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, आर को ऊपर लेके जाना। ऊपर लेके वैल्यूज मालूम है, अभी पुट नहीं करते करेंगे। ऊपर लेके जाने के लिए इन्वर्स करेंगे दोनों साइड को, तो इन्वर्स करें, देखो एम आर ऊपर गया, एन स्क्वायर एच बार स्क्वायर नीचे आया, यहाँ पर भी के स्क्वायर नीचे आया, इन्वर्स हो गया। ओके। अब आपको आर फाइंड करना है। आगे हम ये करेंगे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के ई स्क्वायर इंटू एम आर, ये आपके पास आया के ई स्क्वायर एम इंटू आर, और इसको इधर से क्रॉस करेंगे, एन ओ स्क्वायर एच बार स्क्वायर इंटू 1, तो ये आपके पास है ये बेटा। आप क्या करें बेटा? बेटा माइक ऑफ कर दें आप लोग, बीच में जब मैं पूछूंगा तो, क्योंकि आवाज आ रही है मुझे थोड़ा सा साउंड की, डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया हमने। आप ये हमें निकालना है आर, तो बाकी चीजों को इधर डिवाइड करो, तो के ई स्क्वायर एम को क्या करना होगा बेटा? इधर डिवाइड करना, ये करना होगा। ये आपके पास आया रेडियस का पहला इक्वेशन, ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का इक्वेशन। अब आप यहाँ पर मैंने r के साथ n भी लगा दिया। ये क्यों लगाया? ये देखो, अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट रेडियस का इक्वेशन बनेगा, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड सेकंड रेडियस ऑर्बिट का बनेगा। रेडियस बनेगा, 3
3 पुट करेंगे तो थर्ड रेडियस का बनेगा। तो जो n की वैल्यू होगी उसी वैल्यू का रेडियस हमें मिल जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर n लिखना है। 1 करें, जिस ऑर्बिट के वैल्यू आप पुट करेंगे उसी ऑर्बिट का रेडियस। ये आपके पास आया रेडियस का पहला इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब ये रेडियस का जो इक्वेशन है ये k के फॉर्म में है। अब k का इक्वेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको पता है कूलम्स कांस्टेंट है। हम अपने इक्वेशन में खोल दें तो फिर हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। तो ये है k के फॉर्म में। अब हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू को इधर पुट करेंगे, लेकिन पुट करने से पहले देख लो k नीचे है, यानी एक्चुअली 1/k। अगर मैं इधर 1 पुट करूं तो मल्टीप्लाई करूं तो कोई इशू नहीं होगा, 1 जिससे मल्टीप्लाई कर वही रहेगा। तो एक्चुअली ये है 1/k। हाँ 1/k। यहाँ पे हमारे पास k है तो मैं इसको इन्वर्स करूंगा क्योंकि इक्वेशन में 1/k। तो ये हो गया 1/k। लेफ्ट साइड को इन्वर्स किया तो राइट साइड को भी इन्वर्स करना पड़ेगा। तो ये आपके पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप क्या करो, 1 और k की जगह यानी 1/k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करो 1/k की जगह। बाकी n स्क्वायर h बार स्क्वायर e स्क्वायर m एज इट इज आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 1/k गायब हो जाएगा, उसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, बाकी वैल्यूज वही आएंगे। देखो 1/k गायब हो गया, उसकी जगह हमने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाकी वैल्यूज n स्क्वायर h बार स्क्वायर m e स्क्वायर एज इट इज लिखा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, बस n स्क्वायर को मैंने शुरू में लगा दिया और बाकियों को अलग। अब आ गया पाई एप्सिलॉन h बार m e, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज है। इन सब कांस्टेंट वैल्यूज को अगर आप इसमें पुट कर दें तो आपको रिजल्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो ये होगी 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अब थोड़ा सा और रह गया, फिर डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो ये दूसरा इक्वेशन आपके पास है। आप लास्ट इक्वेशन इन वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अब एक्सपोनेंट -10 मीटर को हम 1 एंगस्ट्रॉम नाम देते हैं, एक नया यूनिट बनाया हमने। ठीक है, तो अगर m1 एंगस्ट्रॉम नाम देंगे इसको तो फिर एक्सपोनेंट -10 मीटर की जगह हम क्या पुट करेंगे, देखो 0.n स्क्वायर एज इट इज लिखा, 0.53 एज इट इज लिखा, एक्सपोनेंट -10 मीटर की जगह मैंने लिखा एंगस्ट्रॉम। अब ये एंगस्ट्रॉम यूनिट क्यों यूज किया, देखो बेटा एटम की जो साइज है वो साइज बहुत कम है, इतना कम है कि आप उसको मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते हैं। मीटर में तो नॉर्मल साइज की चीज़ें को हम मेजर करते हैं। तो एटम की साइज को मेजर करने के लिए, उसके रेडियस को मेजर करने के लिए हमें एक छोटा यूनिट की ज़रूरत है। उस छोटे यूनिट को हमने क्या नाम दिया, एमस्ट्रॉन्ग। यानी मीटर में ज़्यादातर मेजर नहीं होता बल्कि एमस्ट्रॉन्ग में मेजर होता है। एमस्ट्रॉन्ग छोटा यूनिट है क्योंकि स्मॉल साइज का है आइटम। ये आपके पास आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फाइनल इक्वेशन। अब अगर आप इसमें 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आएगा, इसमें 2 पुट करो तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आएगा, इसमें 3 पुट करो तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आएगा। इसका मतलब है ये वही रेडियस का इक्वेशन है जिससे तमाम रेडियस की वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। जी ये आपके पास सर एक दफा फिर समझा दें ऊपर से। आर एन इजिकल कौन सा, हाँ ये 4 नॉट वाले समझा दें, आर एन इजिकल 4 नॉट ई। ये समझ में आया। हाँ हाँ यहीं से समझा, यहीं से। n को मैंने शुरू में लिखा, समझ में जी आया। जी जी सही है। बाकी वही है, शुरू में क्यों एक लिखा, मिनट। क्योंकि भाई n की वैल्यू फिक्स नहीं है, 1 2 3 4 है, बाकी की वैल्यू क्या है, पुट फिक्स हुई है। है, बात क्लियर फिक्स हो है। गई यहाँ तक। अब ये सारे वैल्यूज अगर आप पुट करें, मैंने शो नहीं किया, शो करने की जरूरत नहीं है, सारे वैल्यूज समझ में आ रही बात। सारे जी जी वैल्यूज को अगर आप पुट करें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू। ये बात क्लियर हो गई, जी सही है। यानी एम ई एच बार एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू बार है इन ना, ये सब जो की भी आई वैल्यू। है। हाँ ये सारे वैल्यूज को अगर आप पुट करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी 0.53 एक्सपोनेंट -10 मीटर। अब एक्सपोनेंट -10 मीटर को हम क्या नाम देते हैं, 1 एमस्ट्रॉन्ग। एक्सपोनेंट -10 मीटर की जगह मैंने नीचे क्या लिखा, एमस्ट्रॉन्ग। बात अच्छा क्लियर सर हो ये गई बेटा। ये कैलकुलेटर से हुआ है ना ये। जी बेटा कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन क्योंकि डेरिवेशन है, मैं समझ गया तुम्हारे प्रॉब्लम कहाँ है।
एप्सिलॉन एच बार एम सब की वैल्यू मैंने पुट करके शो नहीं किया। आप घर पे कर लो, पुट करके कैलकुलेटर से करो तो वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी। लेकिन डेरिवेशन करते हुए पेपर में शो करने की जरूरत नहीं नहीं है। है। समझ में आ गई बात बेटा? हाँ, जी बाकी बस। जी कैलकुलेटर से आएगी, कैलकुलेटर से आएगी। बात क्लियर हो गई बेटा? ओके। हाँ, बिल्कुल कैलकुलेटर से आएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा? जी ये जी। हमारे पास डेरिवेशन, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का डेरिवेशन है। ये लो बेटा, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एच बार की वैल्यू, मास की वैल्यू, ई की वैल्यू। समझ में आ रही बात? सही है, हाँ, सही। ये सारे वैल्यूज उसमें पुट करेंगे, फिर कैलकुलेटर से करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कौन सी वैल्यू आएगी? जो अभी हमने आपको दिखाया था, ये वैल्यू आएगी। समझ में आया? उन सारे वैल्यूज को पुट कर, लेकिन पुट करके शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्लियर? क्लियर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। आज तो साकिब ने बहुत पूछा। और किसी को कोई क्वेश्चन है? सब क्लियर? कोई मसला नहीं? अच्छा, मैं आपको नोट्स बाद में भेज दूंगा आज का, ठीक है? पहले लेक्चर का तो आप लोगों ने लिखा होगा, पॉस्टुलेट सिर्फ लिखना था, अब पूरी डेरिवेशन आपको लिखनी है कॉपी पे। तो कोई मसला नहीं है ना? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर बेटा आपका डेरिवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट पर आके आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब कभी कभी आगे पूछेगा रेशियोज ऑफ रेडियस भी आप फाइंड करो, कभी ये पूछेगा। तो जब अगर पूछें तो आपको थोड़ा सा और काम करना होगा। क्या करना होगा? आप ये करेंगे, रेशियो का मतलब पहले बता। रेशियो का मतलब यानी एक रेडियस दूसरे रेडियस से कितना बड़ा है या कितना छोटा। जब बोला रेशियोज ऑफ रेडियस बताओ, इसका मतलब ये यानी रेडियस को, सारे रेडियस को कंपेयर करके एक दूसरे से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अब इसके लिए हम तो रेडियस का पूछा है तो रेडियस का क्वेश्चन लगाएंगे। फर्स्ट रेडियस के लिए क्या करेंगे? वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? 1। तो ये फर्स्ट रेडियस आया, 1 स्क्वायर 1 हो गया, इंटू दिस, यही वैल्यू आएगी। अब एन की जगह मैंने 2 पुट कर लिया तो सेकेंड रेडियस की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4। 0.53 एमस्ट्रॉन्ग की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? अब R1, ऊपर आपने देखा कि R1 की वैल्यू इसके बराबर है। अब नीचे चलते हैं, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 3 पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आएगा 3 3 जा 9, अगेंस्ट 0.53 की जगह हमने क्या लिखा? R1। अब फोर्थ रेडियस के लिए करना है तो इस n की जगह 4 पुट कर दिया, 4 4 जो 16, और 0.53 एमस्ट्रॉन्ग की जगह मैंने अगेन R1 पुट कर लिया। अब कहाँ तक करना है इसने बताया ही नहीं। जब बताया नहीं क्या करें? 3 4 हमने कर लिया, आगे क्या रखेंगे? डॉट डॉट डॉट, यानी सिमिलर तरीके से हो जाएगा। अब देखो रेशियोज चेक करो, ये 1R1 है, ये 4R1 है, फिर 9R1 है, फिर 16R1। अब रेशियो लिखने का तरीका ये है, यानी इसका मतलब है 1 फर्स्ट रेडियस, सेकेंड रेडियस 4 टाइम ग्रेटर है, थर्ड रेडियस देखो 9 टाइम ग्रेटर है, फोर्थ रेडियस 16 टाइम ग्रेटर है। तो इसका जो रेशियोज बनता है वो इस तरीके से बनता है। आगे हम डॉट 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 लिखेंगे क्योंकि 3 4 शो करेंगे, पूरा तो हम नहीं कर सकते हैं, कितना करेंगे? 3 4 शो करके लिखेंगे एज इट इज। सिमिलरली आगे आपको आगे बढ़ना है। तो ये आपके पास आया रेशियोज ऑफ रेडियस। यहाँ पर ये नहीं बताया था कौन रेशियो का मतलब कितना बड़ा है रेडियस, ये नहीं बताया। दो को कंपेयर करो, जनरल पूछा, बोला कि रेडियस के रेशियोज बताओ, तो हमने जनरली कर लिया, 4 तक कर लिया। हमें आइडिया हो गया कि 4 तक ये हो रहा है, बाकी सिमिलर तरीके से होगा। अब हम एक पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अभी तक जो हमने पढ़ा है वो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ये है 2017 सेक्शन सी में आया है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसमें लिखा हुआ स्टेट द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये फर्स्ट लेक्चर में जो मैंने बताया था वही आपको लिखना होगा, बोर के पोस्टुलेट। फिर लिखा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आगे बोला है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ड्राइव करो, तो आप क्या करेंगे? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आप ड्राइव करेंगे, जैसे अभी मैंने समझाया था। फिर आगे एक नई बात की, जिसकी वजह से मैंने इसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। ये बुक में नहीं है, बोल रहे हैं शो दैट
रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट टू दैट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज 2.25। इसका क्या मतलब है? बोले रेशियो ऑफ थर्ड और सेकेंड ऑर्बिट को प्रूव करो कि 2.25 है। अब रेशियो का मतलब मैंने बता दिया, यानी कितना बड़ा है कितना छोटा, ये बोलना है। इसका मतलब ये है कि ये बोले प्रूफ करो कि जो थर्ड ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट से 2.25 टाइम्स ग्रेटर है। अब थर्ड और टू बोला, ऊपर तो जो मैंने किया था उसमें नाम नहीं लिया था, सिर्फ बोला था रेशियो फाइंड करो, तो उस तरीके से करना। लेकिन यहाँ पे नाम लिया है, बोले थर्ड और टू का रेशियो फाइंड करो। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसका तरीका ये है, रेशियो का मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा। प्रूफ करना है कि 3 2 से 2.25 टाइम ग्रेटर है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए आसान तरीका ये, आप जस्ट डिवाइड करो। जिन दो चीज़ों को आपको कंपेयर करना है ना, रेशियो फाइंड करना है कि कितना बड़ा है या कितना छोटा, तो उन दोनों को डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। इसने मतलब 3 और सेकेंड का कंपेयर करो, तो मैं ये कर रहा हूँ R3/R2 कर रहा हूँ। अब आपको पता है थर्ड ऑर्बिट के लिए n की जगह क्या पुट करना है, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की जगह क्या पुट करना है, 2। ये मैंने पुट कर लिया। आगे 0.53a 0.53a ये दोनों सेम है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 2 2 जा 4, 9/2 9/4 इज इक्वल टू 2.25। ये आपके पास आया रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट अपॉन 2। देखो इसको डिवाइड किया तो रेशियो मिला, और इसका फिजिकल मतलब ये है कि थर्ड ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट से 2.25 टाइम्स ग्रेटर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को, इसका मतलब है क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं। देखो ये कभी भी बुक में भी नहीं है और कभी भी नहीं पूछा था, लेकिन 2017 में इस तरीके से पूछा। अब ये वो कर सकते हैं जिसको लॉजिक समझ में आओ, रेशियो का मतलब पता हो, यानी कितना बड़ा है कितना छोटा कैसे आएगा रेशियो, डिवाइड करने से आता है। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रहा हूँ, या आप खुद घर पे कर लें। फाइंड रेशियो ऑफ फोर्थ ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, यानी फोर्थ ऑर्बिट की और थर्ड ऑर्बिट की रेशियो फाइंड करो। इसका मतलब यानी ये बताओ कि फोर्थ ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट से कितना बड़ा है। आंसर होगा 1.77। ये खुद आप घर पे कर लेंगे। ये हो गई आज का लेक्चर, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। यानी हमने ऑर्बिट का जो रेडियस है उसका इक्वेशन फाइंड किया। इस इक्वेशन से आप तमाम ऑर्बिट्स के रेडियस क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड कर सकते हैं। और एक पास पेपर भी हमने देख लिया। अब किसी को अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो ये आप आज का लेक्चर है, मैं आपको इसके जो स्लाइड्स है वो कॉपी भेज करना है दूंगा। सर, वो हाँ ये आपको कॉपी में डेरिवेशन कॉपी कॉपी करनी, करना है। रिकॉर्डिंग हो जाए ना तो फिर जी आधी करिए अभी। रिकॉर्डिंग हो चुका है, मैं आपको स्लाइड्स भी भेज दूंगा। ये आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रैक्टिस भी होगी, आप जब लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन है? नहीं है? अगर नहीं है मैं एक दफ़ा फिर अटेंडेंस लगा रहा हूँ। जी सर मोहम्मद मेसाम प्रेजेंट। जी। एक सेकेंड, नदीम बेटा क्या पूछना चाह रहा था? सर मेरा पिछला जो लेक्चर है वो मिस हो गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए देखो बेटा, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे, वैसा मैंने ग्रुप पे भेज दिया है सबको, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं मिला, अब आप बोल रहे नहीं मिला, आप मुझे पर्सनल नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज करो, अपना नाम लिख के, और जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो वो लिख दो। लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 जो भी मिस हुआ है मैं आपको सेंड कर दूंगा। इस मामले में आप इस मामले में आप प्राइवेटली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो ग्रुप में डिस्कस होनी चाहिए। ओके सर। जी बेटा जी।